बिना आपसे पूछे आपको ये बताया जाए कि राष्ट्रपति दलित, प्रधानमंत्री पिछड़ा, कैबिनेट में दलित, पिछड़े, आदिवासियों की भरमार आई हुई है आज़ाद भारत में पहली बार, उसी दौर में बस्तर और बकसवा के जंगलों में आदिवासियों के साथ अन्याय क्रूरतम स्तर पर जारी होगा। उसी दौर में लिंचिंग की जा रही होगी मुसलमानों और पसमानदा मुसलमानों की। उसी दौर में दलितों के साथ गैर बराबरी, अन्याय व अपमानित किए जाने की घटनाएं बदस्तूर जारी होंगी। और उसी दौर में ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी कैबिनेट रहने के सामने उन्हीं के हाथों से ओबीसी का सबसे ज्यादा अन्याय किया जा रहा हो और उन्हीं की सरकार यह घोषणा करे कि हम 21 में भी जाति जनगणना नहीं होने देंगे। यानी इस देश को पता ही नहीं चल पाएगा कि सवर्णों के साथ साथ ओबीसी की कितनी आबादी है, कितना नौकरी मिली, कितना शिक्षा मिली, कितनी जमीनें हैं, कितना व्यवसाय है। यानी उनकी माली हालत का कोई आंकड़ा नहीं होगा। आंकड़ा तो अब इसका भी नहीं है कि कोविड में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मार दिए गए। ऐसे दौर में हम एक बहुत छोटी सी बात करने जा रहे हैं, मगर अगर पूरे बृहत्तर आयाम में जोड़ कर देखेंगे तो ये बहुत गंभीर मसला है। तो ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी कैबिनेट और ओबीसी राजनीति के दौर में हम बात करने जा रहे हैं नीट परीक्षा प्रणाली की तरह एक और परीक्षा प्रणाली की धांधली, 69,000 शिक्षक भर्ती मामला जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, उसमें कैसे ओबीसी के साथ अन्याय हुआ। नीट वाली वीडियो अगर नहीं देखी होगी तो देखिएगा ठहर कर। और फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आरक्षण की धज्जियां उड़ाने वाले, राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश की एक वैकेंसी की। तो स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड में। हमारी पीढ़ी के लोगों के सामने अनगिनत चुनौतियां हैं। पेट्रोल के दाम से लेकर के गैस सिलेंडर और महंगाई से लेकर के स्वास्थ्य की बदहाली तक हम सबको झेल रहे हैं, आदी होते जा रहे हैं, सह रहे हैं खामोशी से। मगर उसी दौर में इस देश के नौजवान 4 से 5 दशक की सबसे त्रासद बेरोजगारी झेल रहे हैं। और उन बेरोजगार नौजवानों के सामने अगर किसी एक परीक्षा प्रणाली में इस तरह की धांधली, भ्रष्टाचार व अन्याय हो तो वह कोई छोटा मसला नहीं रह जाता। जिस दौर में बेरोजगार अब चुटकुले बनाने लगे हों कि पहले पढ़ाई करो, प्री बेंच इंटरव्यू की तैयारी करो, फिर तैयारी करो जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की। और अब उसमें एक कड़ी और जुड़ गई है, आंदोलन। अभी हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला फिर से सामने आ गया है, क्योंकि पिछले हफ्ते 6500 उन सीटों की तीसरी सूची जारी कर दी गई जिन पर नियुक्त हुए, चयनित हुए अभ्यर्थियों ने पद ज्वाइन नहीं किया और वो खाली वैकेंसी थी, तो तीसरी सूची ला करके उन पर नियुक्ति की जा रही हो। उस समय 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आरक्षण की धांधली को लेकर के जब नौजवानों ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने आंदोलन किया तो लाठियां खाई, मुकदमे खाए और उनमें से कुछ लोग गोमती नदी में कूद कर आत्महत्या करने की कोशिश भी करते हुए नजर आए। किसी के हाथ टूटे हैं तो कोई लहूलुहान पड़ा है। ये भारत का भविष्य है जो किताबों से निकल करके अब सड़कों पर लाठी खाने, कलम एक हाथ में हुआ करती थी, आज उस हाथ में पुलिस की लाठी की मार सहने के लिए बचाव की मुद्रा है। हम आगे बढ़ रहे हैं। ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी कैबिनेट और ओबीसी राज में ओबीसी को कितने परसेंट आरक्षण मिला इस 69,000 भर्ती घोटाले में? आइए जानते हैं कि यह पूरा भर्ती घोटाला क्या है। बहुत संक्षेप में इस पर बात करूंगा और इसके साथ आप जोड़िए कि जब एक नौकरी में यह आलम है तो बाकी नौकरियों में क्या हाल हो रही होगी, और जब सरकारी नौकरी में यह आलम है तो प्राइवेट में तो आप तो बात ही नहीं करते, और नौकरी के बाहर आम जनजीवन में आपकी क्या स्थिति होगी। तो देखिए आपके साथ 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में क्या क्या किया गया। उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 2056/68/4/2018 शिक्षा अनुभाग 4 के दिनांक 1/12/2018 के निर्देशों के अंतर्गत सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का आयोजन किया गया, जिसके जरिए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के कुल 69,000 पदों पर नियुक्ति होनी थी। और इस नियुक्ति के लिए भर्ती परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित की गई, जिसमें
उम्मीदवारों की कैटेगरी बताई गई और उसका जब परिणाम आता है 12/5/2020 को, तो उसमें भी बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर सभी के ATRE परीक्षा परिणाम की सूची लगाई गई थी, जिसमें सभी विद्यार्थियों की कैटेगरी बताई गई थी, कौन UR में है, कौन OBC है, कौन SC है, कौन ST और PWD। और उसके साथ अंतिम सूची 1/6/2020 को प्रकाशित की गई। और जब इस परीक्षा प्रणाली का अंतिम परिणाम आता है 1/6/2020 को, तो उसमें किसी भी चयनित विद्यार्थी के अभ्यर्थी के सामने उसकी कैटेगरी का उल्लेख नहीं है। अनुक्रमांक, नाम, पिता का नाम, जिला और आवंटित जिला। तो आपने कैसे तय किया कि इस परीक्षा प्रणाली में रिजर्वेशन कितना मिलेगा, कितना मिला? यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं बताया। अब यहां पर अन्याय क्या होता है, यह आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। पहली लिस्ट जारी की गई जिसमें 1 से 34,589 सीटों की सूची जारी की गई, जिसमें 19,805 जनरल की सीटें थी, जबकि एक्चुअल में वो 12,962 होनी चाहिए। 18,851 सीटों पर OBC को चुना गया। दूसरी लिस्ट 34,590 से 67,867 तक की जारी की गई, जिसमें 12,754 OBC, 68,043 जनरल। और इन दोनों के आधार पर जब कैलकुलेशन किया गया, आंकड़े जुटाए और जिन अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख अख्तियार किया, उन्होंने कहा कि आपको OBC को 27% आरक्षण जो मिलना चाहिए वही आरक्षण नहीं मिला। OBC को जो सीटें कुल आवंटित हुई हैं वो 2,637 सीटें हुई हैं और 5,844 सीटों का नुकसान हो गया। आसान भाषा में कहें तो 5,844 OBC के युवा जो शिक्षक बन सकते थे प्राथमिक विद्यालयों में, वो नहीं बने। और 27% जो आरक्षण OBC को मिलना चाहिए था वो मिला कितना? 3.80, यानी 3.80। और इसके पीछे एक वजह और की गई कि सबसे महत्वपूर्ण मामला जो आता है कि आपने सूची नहीं जारी की कि कौन OBC कैटेगरी में आया, कौन SC कैटेगरी में आया, कौन ST कैटेगरी में आया। अब नियम क्या है आरक्षण का, यह समझ लीजिए। आरक्षण का नियम यह कहता है कि एक होगी अनरिजर्व्ड कैटेगरी। मान लीजिए 100 पदों पर 100 नंबर का एक मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है, तो 100 पदों के लिए 100 लोग अगर चुने जाने हैं तो शुरू के 50 पद अनरिजर्व्ड हैं, यानी अनारक्षित हैं। तो अनारक्षित 50 पदों के लिए ऊपर से आप मेरिट, पहले जो मिसलिनियस मेरिट है यानी टोटल मेरिट है, जो जिसमें किसी भी कैटेगरी के व्यक्ति अपने मेरिट अंक के आधार पर उस मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो ऊपर से 50 सीटें UR की हैं, तो ऊपर से 50 विद्यार्थी चयनित कर लिए जाएंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, अनारक्षित में। इसमें OBC, SC, ST, PWD कोई भी हो सकता है। यह अनरिजर्व्ड कैटेगरी होगी और इसके बाद 27% आरक्षण OBC को दिया जाएगा। तो उसके नीचे से कट ऑफ से शुरू होगा 27% OBC का रिजर्वेशन, क्योंकि उसके पहले जो OBC था वो तो UR में आ गया। तो उसके नीचे 50 के बाद से जो OBC है वहां से 27वें नंबर के OBC को चुन लिया जाएगा और ये OBC की कट ऑफ आएगी। वहां के नीचे यानी 50 सीटों के नीचे से शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थी को चुना जाएगा, क्योंकि 50 के ऊपर वाला शेड्यूल कास्ट का विद्यार्थी मेरिट के दम पर UR में आ चुका है, तो उसका कट ऑफ नीचे आएगा 15वें विद्यार्थी तक, शेड्यूल कास्ट का 15 तक और शेड्यूल ट्राइब का 7.5 तक। उत्तर प्रदेश के राज्य आंकड़ों के आधार पर करें तो OBC का 27% आरक्षण आएगा और शेड्यूल कास्ट को चूंकि 21% आरक्षण उत्तर प्रदेश में है तो 21% तक की मेरिट आएगी। यह है आरक्षण का प्रावधान। इसमें एक नियम जो एक जजमेंट है जिसका जिक्र मैं आपको कर दूं, वह 2-3 कोर्ट के मामले, क्योंकि बिना कोर्ट गए अब तो नौकरी कहां मिल रही है। आरक्षण के इन प्रावधानों के साथ 3 कोर्ट के जजमेंट का बात करूंगा, जिसके आधार पर आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि आरक्षण की प्रक्रिया का
पालन कैसे किया जाता है या किया जाना चाहिए, उसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए। पहला मामला त्रिपुरारी शरण का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी 2018 को अपना निर्णय सुनाते हुए अंक संख्या 15 यानी 15वें बिंदु में कहा, वी रिट्रेट दैट 50% रिजर्वेशन रूल शुड नॉट बी ब्रीच्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी त्रिपुरारी शरण वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट यह निर्देश दे रहा है कि किसी भी सूरत में 50% आरक्षण तो देना ही होगा हर एक वैकेंसी में। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की अवहेलना की गई। दूसरा मामला है सौरभ यादव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें 18 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। इसके पॉइंट नंबर 15 में आपके सामने लिखा गया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और इस मामले में जो आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कहती है कि चाहे वर्टिकल हो चाहे ऑरिजेंटल हो, यानी क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर आरक्षण प्रक्रिया हो, हर हाल में आरक्षण को इंश्योर किया जाएगा हर पब्लिक सेक्टर में। और जनरल कैटेगरी को ओपन कैटेगरी फॉर ऑल कहा जा रहा है, जिसमें कोई भी विद्यार्थी अपनी मेरिट के आधार पर आ सकता है। यह ओपन कैटेगरी हर किसी के लिए ओपन है, केवल एक ही सूरत में, जबकि किसी विद्यार्थी ने पहले की किसी परीक्षा प्रणाली या परीक्षा स्तर पर आरक्षण का लाभ न लिया हो। यानी इसे आसान भाषा में कहूं तो अगर किसी परीक्षा में 3 चरण है, प्री, मेंस, इंटरव्यू, और अगर आपने प्री में ओबीसी होने का फायदा उठा लिया है, चाहे उम्र में छूट ले ली है, चाहे किसी भी तरह का फायदा ले लिया हो, तो आप मेंस और इंटरव्यू के परिणामों में ओबीसी कैटेगरी में ही शामिल होंगे। लेकिन अगर किसी अभ्यर्थी ने कोई लाभ नहीं लिया है और उसकी मेरिट आ रही है, तो वो ओपन कैटेगरी फॉर ऑल यानी यूआर में होगा। वरना अगर ऐसा न हो तो जिसकी आबादी कुल 15% उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20-22-25% होंगे, तो 20-22% लोगों के लिए क्या 50% आरक्षण, सवर्णों के लिए 50% आरक्षण है क्या? ऐसा नहीं है, वो ओपन कैटेगरी है। मगर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए एक और मामले का जिक्र करूंगा। महेंद्र पाल एंड अदर, स्टेट ऑफ यूपी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक, इसका निर्णय आया है 3 फरवरी 2021 को। और इसमें जो कहा गया है, जो कोर्ट में एफिडेविट, सप्लीमेंट्री एफिडेविट जो 28/1/2021 को गवर्नमेंट ने पेश किया, उसमें कबूल किया कि 27% ओबीसी और 21% एससी को होना चाहिए था। लेकिन कोर्ट के सामने यह डॉक्यूमेंटेड है कि 3.80% ओबीसी और 16.62% एससी, यानी जिस दलित तबके को 21% आरक्षण मिलना चाहिए था, उसे 16.62% मिला इस परीक्षा में, और जिस ओबीसी को 27% मिलना चाहिए था, उसे तो मात्र 3.80% ओबीसी आरक्षण मिला है। और यह डॉक्यूमेंटेड है, और इसमें कहा गया है कि यह इसलिए हुआ क्योंकि मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट यानी एमआरसी कैटेगरी कैंडिडेट, इसको लेकर के एडजस्टमेंट नहीं किया गया और यही सबसे बड़ा घोटाला किया गया। अब इस घोटाले के पीछे जो रिट पिटीशन फाइल किए जो लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, पहले किताबों से जूझते रहे, अब वो सरकारों से जूझ रहे हैं, कोर्ट से जूझ रहे हैं। उन्होंने एक दस्तावेज दिया है, उत्तर प्रदेश आरक्षण नियम संग्रह, जिसमें आप देख पा रहे होंगे बिंदु नंबर 4, यदि आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है, तो उसे आरक्षित रिक्तियों के इस प्रति समायोजित नहीं किया सकता। सेम वही बात ये उत्तर प्रदेश के आरक्षण नियम में भी है। उत्तर प्रदेश का जो गजट नोटिफिकेशन है, उसमें भी कहा जा रहा है, उसकी उपधारा 1 के 6ठे बिंदु में, जिसके आधार पर सारी नियुक्तियां की जा रही हैं, उसमें कहा गया कि खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ अगर कोई चयनित होता है तो उसे उसके आरक्षित श्रेणी में नहीं चयनित किया जाएगा। यह दूसरा दस्तावेज जो मैं आपके सामने रख रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार का। तीसरा दस्तावेज है 11 अप्रैल 1991 को, जिसमें मेरिट के आधार पर चुने गए लोगों के आरक्षण के लिए कहा गया है। यह दिलचस्प है, ध्यान से पढ़िए इसको। खुली प्रतियोगिता चयन में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ मेरिट के आधार पर सफल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को
आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात आरक्षित वर्ग के उपरोक्तानुसार चयनित अभ्यर्थियों को छोड़कर रिक्तियों को अलग से भरा जाएगा। और दूसरा बिंदु उससे भी दिलचस्प है, आरक्षित वर्ग के उसी अभ्यर्थी को श्रेष्ठता यानी मेरिट के आधार पर चयनित माना जाए जिसने चयन के दौरान किसी भी स्तर पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए निर्धारित मापदंड यानी आयु सीमा, अनुभव, योग्यता में बैठने की छूट न ली हो। यानी साफ तौर पर दो चीजें कही जा रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद का जो नियम है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जितेंद्र सिंह वाला मामला भी आच्छादित करता है, वो ये कहता है कि जो बेसिक शिक्षा परिषद में जो नियुक्ति हो रही है उसमें तो वही नियम चलेगा ना जो बेसिक शिक्षा परिषद का है। वह तो कह रहा है अगर किसी भी तरह की छूट भी ली हो तो भी अगर वो यूआर कैटेगरी में फाइट कर रहा है तो ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों को मेरिट के अंदर यूआर में ही शामिल किया जाएगा, जबकि इस परीक्षा में ऐसा नहीं किया गया। तो आपने तो केंद्र का फैसला मान रहे हो, न अपने राज्य का अध्यादेश मान रहे हो और न तो सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जजमेंट मान रहे हो, और जिसके चलते जो एमआरसी है उसको नहीं माने और जो 5844 सीटें ओबीसी को मिलती वह आपने नहीं दी और उसके चलते लगभग 6000 ओबीसी शिक्षकों का सीधे सीधे नुकसान हुआ है। अब वो जो आंदोलन कर रहे हैं कोर्ट में है, कोर्ट में एफिडेविट दायर करने के बाद सरकार कोर्ट में जाती नहीं और वह अपना पक्ष नहीं रख रही है। चुनावी वर्ष है और वह यह चाहती है कि इस मामले को पेंडिंग किया जाए। और उन गलियारों में तो यह भी अफवाह है कि लाखों लाख रुपए लेकर के इसमें सरकारी लोगों ने नौकरियां दिलवाई हैं, इसलिए जहां हाई कोर्ट में हारे सुप्रीम कोर्ट में चले गए। शिक्षा मित्र वाले घोटाले में गए तो शिक्षा मित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट से जीत गए कि चलो कट ऑफ जो है 60 और 65 होगी, तो सुप्रीम कोर्ट में जहां जहां सरकार के पक्ष में निर्णय आता गया इस परीक्षा प्रणाली को तेजी से आगे बढ़ाते गए। और इन सब के बीच जब ओबीसी का अन्याय हुआ तो एक चीज जो ओबीसी का जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने फाइल संख्या NCBC/07/10/10/2020 को एक अंतरिम रिपोर्ट पेश की और उसके जरिए इन सारे मसलों पर विस्तार से बात करते हुए गहरे आरोप लगाए हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर। और उन्होंने कहा है कि इनमें जो ओबीसी का सबसे ज्यादा अन्याय किया गया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सामने हलफनामे में जो बात कही गई है उसमें भी जो फाइनल लिस्ट आई उसमें क्यों आपने जातियां नहीं बताई, कैटेगरी वार लिस्ट नहीं जारी की, क्यों आपने रिजर्वेशन में ओवरलैपिंग नहीं की। और आखिर में एक मुद्दा और है जो बहुत दिलचस्प है, कैसे आरक्षण के साथ अन्याय किया जाता है। जरा एससी एसटी ओबीसी लोग जरा इस मामले को सब समझे। तो रिशफलिंग नहीं की गई और रिशफलिंग का एक और उदाहरण देखिए। अब आप कल्पना करिए कि जो यूआर कैटेगरी में उसे वहां नहीं लिया गया, ओबीसी में लिया गया, तो ओबीसी के तो सारे मामले 52% मंडल कमीशन आबादी बता रही है। आरक्षण मिला 27। अगर आपको 27 पर ही रोक दिया जाएगा तो इस देश की आधी आबादी वाले ओबीसी तुम्हारा कितना हक मारा गया, तुम तो आधी सीट मिली और जिनकी आधी आबादी उनको दोगुना सीट मिली। तो गर्व से कहो कि तुम ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी कैबिनेट के राज में जी रहे हो। दूसरी बात, एक बहुत संगीन मामला यह आ रहा है कि मान लीजिए राज्य चयन कर रहा है और जिलों को आवंटित कर रहा है, तो पहली प्रक्रिया तो होती है कि पहले आप 69,000 लोगों की चयनित लिस्ट बनाएंगे हर कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज लिस्ट आपने बनाई नहीं ताकि आपका भ्रष्टाचार खुल ना जाए, क्योंकि लोग तो गिन लेंगे ना कि ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने। और चलो अगर पूरी एक मिसलेनियस लिस्ट बनाई तो वहां तो मेंशन कर देते। परीक्षा परिणाम में जातियां बता रहे हैं, कैटेगरी बता रहे हैं, अंतिम परिणाम में कैटेगरी नहीं बता रहे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। और दूसरी बात कि बाद में होता है जिला आवंटन। आप ये कह रहे हैं कि जो पिछड़े तबके के लोग थे, जो दलित तबके के लोग थे, उनको उनकी चॉइस का जिला नहीं मिल रहा था, इसलिए उनकी चॉइस का जिला देने के लिए उनको यूआर कैटेगरी की बजाय हमने उनको उनकी कैटेगरी में रखा, तो उनकी कैटेगरी में उनकी मेरिट हाई हो गई तो उनको मनपसंद का जिला मिल गया और इसके नाम पर यूआर कैटेगरी में इन सारे लोगों को शामिल नहीं किया गया। तो ये दो वजहों से 5844 ओबीसी के और तकरीबन 5% दलित तबके के जो युवा हैं जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बन सकते थे उनके हक छीन लिए गए। पहले आप चयनित विद्यार्थियों के 69,000 लिस्ट जारी कर दीजिए, उसमें बताइए कि ये 27% ओबीसी को रिजर्वेशन है, ये 21% दलितों को, 2% आदिवासी को, ये पीडब्ल्यूडी को और ये सबको रिजर्वेशन दिया गया। उसके बाद नंबर आता है जिला आवंटन का।
ऐसे तो जिला आवंटन की सूची को आप अलग बनाओगे तो फिर यूआर में तो कोई आएगा ही नहीं। यह धोखा जो दिया गया है जिला आवंटन के नाम पर, जो एमआरसी लागू नहीं की गई है, जिसके चलते यह बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और 27% आरक्षण पाए हुए 52% से ज्यादा उत्तर प्रदेश की ओबीसी आबादी को 3.80% प्राथमिक शिक्षक मिले हैं। तो नौकरियां वैसे ही 5 दशक में सबसे कम है। सरकारी नौकरियों को प्राइवेट किया जा रहा था कि आपके आरक्षण को वैसे ही खत्म कर दिया जाए। जहां आरक्षण बचा है वहां आरक्षण का यह आलम है। तो जब यह सब कुछ आपके सामने हो रहा है, उस समय जब आप आंदोलन करने सड़क पर उतरते हैं तो आपको लाठियां मिलती हैं। क्या ये बच्चे घर पर बता पाते होंगे? इनके घर वाले अगर इनसे पूछते हैं कि तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिली, तो क्या ये बता पाएंगे कि चूंकि शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ इसलिए नहीं मिला? कौन माता पिता मानेगा? वो अपने बेटे बेटी को कहेंगे कि तुम नालायक हो, तुम अच्छा नंबर नहीं लाए। और ये जो मंत्री और सरकार बयान दे रही है, इससे आप इनकी संवेदनशीलता का अंदाजा लगाइए। ये कह रहे हैं ठेकेदारों के भरोसे मत रहो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किसी राजनीति के तहत है। चलो मान लो सपा, कांग्रेस, बसपा, भीम आर्मी, ये सारी पार्टियां या तमाम संगठन जो हैं वो लोग राजनीति कर रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये जो चिट्ठी लिख रहा है, ये कह रहा है कि 3.80% ओबीसी को आरक्षण दियो और पूरा का पूरा परीक्षा प्रणाली भ्रष्टाचार की शिकार है, इसको निरस्त करो, खत्म करो। ये कौन सी राजनीति कर रहा है? ये शिक्षा मंत्री का बयान आप देखिए। ये कह रहे हैं कि आप नेताओं के भरोसे मत बैठिए, ये तो चुनाव आ गया है, ये राजनीति कर रहे हैं। आप हलफनामा दे रहे हो कोर्ट में और जिसमें कह रहे हो कि 3.80% है और मान रहे हो, और बाद में कह रहे हो, अब बयान दे रहे हो कि उनके आबादी से ज्यादा ओबीसी चयनित हो गए। तो आपने ओबीसी की सूची क्यों नहीं अलग से बनाई? आप ये क्यों नहीं बता रहे कि यूआर कैटेगरी में कितने ओबीसी सेलेक्ट हुए, टोटल कितने ओबीसी सेलेक्ट हुए? अब सोचना उत्तर प्रदेश की जनता को है। ये लाठियों से हाथ टूटी हुई लड़की के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछिए। गोमती नदी में कूद करके आत्महत्या की कोशिश करने वाले नौजवान से आंख मिलाइए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यालयों पर लाठी खाने वाले, मुकदमा झेलने वाले, कोर्ट में चंदा जुटा करके मुकदमा लड़ने वाले, घर के ताने सुनने वाले, अवसादग्रस्त, वो लोग जिनकी उम्र निकल जाएगी, आप कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, अगली वैकेंसी कर रहे हो, जिनकी उम्र निकल गई उनका क्या होगा? जिन्होंने पूरी उम्र जगह जमीन गिरवी रख करके पहली पीढ़ी के लोग मुख्य धारा में आकर के नौकरी के लिए एलिजिबल हुए, तो आप इस तरह का खुलेआम भ्रष्टाचार राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला निहायत ही गैर संवैधानिक है और सामाजिक न्याय की हत्या करने वाला है। और अब इस मामले को इस तरह से समझिए कि अगर एक शिक्षक भर्ती घोटाले में यह आलम है, तो पूरे राज्य में और पूरे प्रदेश में ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी कैबिनेट, ओबीसी मंत्री, सांसद, विधायकों के रहते हुए क्या क्या हो रहा होगा। जाति जनगणना नहीं होने वाली इस देश में, मंडल कमीशन की अनुशंसा नहीं लागू होने वाली, राम मंदिर बन रहा है, भजन करिए, अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, इस पर लगिए, लिंचिंग करने जाइए, मुसलमानों को मारने जाइए। आपके बच्चे का शिक्षक बनने का भविष्य आपके हाथ से छीन लिया गया, आपको कोई बेचैनी नहीं है, आप इस पे बोल नहीं रहे, सीधे सीधे आपके हक की छीन लिया गया। जो हक मिला है उसे आप नहीं बचा पा रहे, तो आप आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? ये बातचीत आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आंदोलनकारी लोगों का साथ दीजिए, इस मसले को उठाइए। फिर मिलते हैं किसी और जरूरी मसले के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।